वेरी डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। वेलकम, आपका स्वागत है एट द रेट फ्यूचर सेवर एकेडमी, आपके केमिस्ट्री के +2 के चैनल में, जिसमें हमने छुट्टियों से पहले जो चैप्टर किए थे वो इन छुट्टियों के दरमियान जो 5-6 दिन रह गए हैं स्कूल खुलने में, वो कर रहे हैं। यहाँ पर हमने चैप्टर 1 सोल्यूशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम दो प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर चुके हैं, जिसमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी की थी और relatively lowering in vapor pressure. Now we will discuss the chapter first topic. Chapter first solution topic. It's a freezing depression in freezing point. मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कैसे कमी आ जाती है वो डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। हमने आपको मालूम होगा डेल्टा टी भी हमने पढ़ा था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, टी बी माइनस टी बी नॉट, दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर solution. Now for this delta TF becomes opposite of this TF not minus TF. So this is the depression freezing point. यहाँ पर freezing point जो प्योर कंपोनेंट का वो बढ़ जाएगा और यहाँ पर प्योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जो प्योर सॉल्यूशंस का कम हो जाएगा। तो दैट्स वाई फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाएगा। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, ये बन जाएगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू किससे होता है, एम के ऊपर। एम के होती है मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लगा देते हैं, जिस बोलते हैं के एफ। दिस इज कॉल्ड अ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। इफ स्टूडेंट नाउ एम इज इक्वल टू 1, देन के एफ इंटू एम 1, के एफ ही रह जाएगा। तो के एफ बन जाएगा आपका डेल्टा टी एफ। तो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इज इक्वल टू चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट, राइट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द 1 मोलर सॉल्यूशन टेक्स प्लेस। एक मोलर सॉल्यूशन के लिए तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ के इक्वल आ जाएगा। और आपको यहां से फिर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करनी है कि डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू एम होता है, मोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड मोलैरिटी डिपेंड्स स्टूडेंट्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, and those conditions or those property which depends upon the number of moles of solute, it is called a colligative property. So this is colligative property because delta TF depends on the M. Now we will discuss student, it's you can say molecular mass calculate करना है solute का। तो आपने मोलैरिटी डिफाइन की थी M। M आपका था वेट ऑफ मोलैरिटी, होती है वेट ऑफ solute, weight of solute over weight of molar mass of solute multiplied by weight of solvent into 1000. This is the molarity. तो WB और WM2 भी लगा सकते हो आप, ये भी लगा सकते हो। यहाँ पर WB की जगह पे आप W2 लगा दो और ये W1 आएगा। ये हो गया, ये है मोलैरिटी आपकी। तो यहाँ से अगर रिलेशन आप पुट करें इधर से, तो ये बनेगा आपका डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम आपका है वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। M2 मोलर मास होता है सोल्यूट का, वेट ऑफ द सॉल्वेंट गिवन इनटू 1000। तो फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट द व्हाट, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट। M2 आप यहाँ पर इधर ले जाओ आप, के एफ इंटू W2 हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय ये W1 हो गया, ये डेल्टा टी एफ इसके नीचे आ गया। तो यहां पर आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो आप इस वे के अकॉर्डिंग। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथी प्रॉपर्टी आपकी है फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी डिस्कस करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और ऑस्मोटिक प्रेशर का आपका जो रिजल्ट है ना स्टूडेंट, पाई इज इक्वल टू सी आर इंटू टी होता है। सी इज ए कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन, R is a real gas constant, T is a temperature. So because pi depends on C, molar concentration, R and T are constant. So pi proportional to C means student it depends on a molar concentration, and molar concentration depends on the number of moles of solute. So that's why pi, which is called osmotic pressure, it is depend on number of moles of solute. So it is also colligative property. ये ऑस्मोटिक प्रेशर का आपका रिजल्ट हो गया। और ऑस्मोटिक प्रेशर्स के लिए आप ये रिलेशन के लिए मोलर मास कैलकुलेट करना है यहाँ से सोल्यूट का। तो सी आपकी जो कंसंट्रेशन है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वी, वॉल्यूम
ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका रिलेशन बन गया पाई इज इक्वल टू सी की वैल्यू आपकी होगी एन अपॉन वी इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पर पाई वी बन गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन इंटू आर इंटू टी बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एन की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है आपने, एन की, एन होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो एन होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वेट ऑफ सल्यूट और मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो यहाँ पर आर इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर M2 आप कैलकुलेट करोगे तो मैं इधर लिखता हूँ M2, यह आएगा W2 इंटू आर टी मल्टीप्लाई बाय पाई वी नीचे आ गया। तो यहाँ पर मोलर मास आपका सल्यूट का कैलकुलेट हो गया, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस की जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, तो मतलब लास्ट तक वीडियो को देखना। और जो स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल है @फ्यूचर सेवर अकेडमी, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज रोज नोटिफिकेशन के लिए आपको जरूर अच्छे अच्छे लेक्चर मिलेंगे। और फिजिकल सिग्निफिकेंस के अलावा यहाँ पर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑस्मोसिस की पढ़नी है। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये है इसकी, यहाँ पर वाटर जो अब्जॉर्व करते हैं ना प्लांट्स, वो रूट्स के थ्रू अपने जो रूट्स होती हैं उसकी जड़ों के थ्रू वो अपनी जो ऑस्मोसिस के वहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अलाउ करते हैं रूट्स के थ्रू, उनके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स उसके स्टेम लीव्स से चले जाते हैं। ये इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है ऑस्मोसिस की। और आपका जो दोस्तों तरह के सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है हाइपोटोनिक और दूसरा होता है हाइपोटोनिक। तो इसको प्लीज समझ लेना आप। हाइपोटोनिक वो है जिस सॉल्यूशन की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका सॉल्यूशन का ज्यादा हो और सॉल्यूशंस के कंपैरिजन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बाकी सॉल्यूशंस के कंपैरिजन कम होगा उसके बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये होता है डिफरेंस। अब इसके बाद जो स्टूडेंट आता है टॉपिक हमारा वो है यहां पर आपका वान हाफ फैक्टर आएगा। और फिर आपका ये टॉपिक आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपको डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहना प्लीज। वान हाफ फैक्टर के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स ICSE और CBSE और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में और JEE मेंस क्वेश्चन जो मेंस और अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसमें आते हैं। तो वान हाफ फैक्टर आप ऐसे डिफाइन करते हैं, I वो होता है वान हाफ फैक्टर वो होता है नॉर्मल मोलर मास। एक नॉर्मल मोलर मास होता है जो नॉर्मल गिवन हो, एंड दूसरा होता है ऑब्जर्व करते हैं जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ किसी का भी जो मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं। और अगर नॉर्मल मोलर मास देखना है तो वो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ऑपोजिट होगा, मतलब रिवर्सिबल होगा। आप रेसिप्रोकल भी हो सकते। नॉर्मल मोलर मास को आप अगर लिखना हो तो यहां पर यहां पर बन जाएगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां पर नॉर्मल, वहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व आ जाएगी, ठीक है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जहां पर ऑब्जर्व्ड मोलर मास है वहां पर नॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं। यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं। मैं एक आपको बता देता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता देता हूं। एसोसिएशन का केस आप इसी तरह समझ लेना तो आपको पता लग जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हम बात करते हैं वान हाफ फैक्टर की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो होते हैं, प्रोसेस वो है जिसमें एक एटम या एक मोल डिसोसिएट होकर दो से ज्यादा मोल देते हैं, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है। तो आपको मालूम है कि जो नंबर ऑफ मोल्स अनडेसोसिएट्स होंगे, पहले लिख लो वो नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल्स लिया वो एसोसिएट हो गया अल्फा में, अल्फा होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। एक में से अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी और नंबर ऑफ मोल्स जो अनडेसोसिएट हो गए वो कितने होंगे, एक में से वन में से वो हो गए आपके अल्फा डिसोसिएट हो गए, और एक टोटल है तो बाकी हो गए एक माइनस अल्फा, मतलब वन माइनस अल्फा। और आपके नंबर ऑफ मोल्स जो फॉर्म होंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो फॉर्म हुए हैं वो कितने हैं स्टूडेंट, वो है आपके अल्फा डिसोसिएट हुए हैं
वही वही बने हैं, एन है जिनकी उनकी काउंटिंग एन है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके फॉर्म कितने हो गए, एन अल्फा। तो टोटल कितने हो गए आपके, टोटल हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, दोनों को ऐड कर दिया मैंने। और वाट ऑफ फैक्टर आई आप कैसे डिफाइन करते हो, आई होता है नंबर ऑफ मोल जो टोटल है वो, जो फॉर्म भी हुए हैं तो अनडैश सिस्टम वो, और डिवाइड कर दो वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने आपने लिए थे वो बन गया आपका 1। इसको अब सॉल्व करना है, अल्फा निकालना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई के आई आ गया ये, और यहाँ पर आपका अल्फा कॉमन ऐसे लिख लो, इधर ले आओ आप माइनस अल्फा, इधर आके प्लस अल्फा, एन अल्फा इधर आके माइनस अल्फा 1, ये आई उधर ले जो आप इधर हो गया, तो अल्फा कॉमन आ गया आपका 1 माइनस एन हो गया, 1 माइनस आई हो गया, और यहाँ पर अल्फा कितना हो गया 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन। तो अल्फा जो होती है आपकी डिग्री ऑफ डेसोसिएशन, ये ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर माइनस कॉमन लेगा तो ये माइनस साइन चेंज होकर यहाँ पर बन जाएगा, ये माइनस साइन, ये मतलब सपोज कर लो आप किसी की एग्जांपल ले रहे हो केसीएल की, केसीएल के लिए आपका जो नंबर ऑफ आयंस होंगे ना एन, वो 2 होंगे, क्योंकि एक के है और दूसरा सी एल है, यहाँ पर 2 पुट कर दें। तो ये स्टूडेंट आपके लिए टॉपिक आपका खत्म हो गया, पहला चैप्टर सॉल्यूशन हमने कर चुके हैं। आने वाले दिन में मतलब कल से एक नया चैप्टर शुरू किया जाएगा, छुट्टियों के दिन 5-7 दिन रह गए हैं, खूब इंजॉय कर रहे होंगे, यहाँ पर भी आप टॉपिक्स अच्छी तरह से इंजॉय कर रहे हो, आपके चैनल को भी इंजॉय कीजिए सब्सक्राइब करके। तो आने वाले दिनों में आपको सभी चैप्टर यहाँ पर फिर वाइज होकर मिलेंगे अच्छे दिनों में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस नाइट, बाय स्टूडेंट्स।